तो आयनिक की एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं। 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक बता दिया था ऑलरेडी। अभी क्वेश्चन नंबर 23 आपने पूछा हुआ है। बाई व्हाट फैक्टर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर द इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन टू चेंज कलर। तो देखो, इंडिकेटर का कलर चेंज करने के लिए आपको बताया था कि रेंज ऑफ इंडिकेटर पीके इंडिकेटर -1 से लेके, मतलब जो आपका पीएच चेंज होना चाहिए वो पीके इंडिकेटर -1 से So लेके your voice is not coming to me. पीके इंडिकेटर +1 तक चेंज करना होता है। तो रेंज ऑफ इंडिकेटर है वो पीके इंडिकेटर -1 से लेके पीके इंडिकेटर +1 तक होता है। तो पीएच का चेंज कम से कम पीके इंडिकेटर -1 से लेके पीके इंडिकेटर +1 तक होगा, तब आपको कलर चेंज नोटिस में आएगा। इसके पहले आपका कलर 1 होगा और इसके बाद आपका कलर 2 होगा। ठीक है, तो अगर आपको कलर चेंज नोटिस करना है तो आपका पीएच कम से कम 2 यूनिट चेंज होना चाहिए। और पीएच अगर 2 यूनिट चेंज होना चाहिए तो H+ कंसंट्रेशन कितना फैक्टर चेंज होना चाहिए? 100 टाइम्स। अगर चेंज इन पीएच 2 यूनिट होना चाहिए तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H+ का चेंज अगर लिखेंगे ये 2 हो जाएगा, तो -2 लिखेंगे तो H+ कंसंट्रेशन 100 टाइम्स का फैक्टर चेंज होना चाहिए। या तो 1/100 हो जाए या 100 टाइम्स हो जाए। तो 100 टाइम्स और 1/100 टाइम्स दोनों में से कोई भी केस हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो भी कलर चेंज नोटिस में आएगा, और अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो भी कलर चेंज नोटिस में आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स बढ़ी तो भी कलर चेंज मिलेगा, और 100 टाइम्स कम हो गई तो भी कलर चेंज हो जाएगा। तो उसका आंसर जो हो जाएगा हमारे लिए दैट विल बी सी। समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है टाइट्रेशन बिटवीन इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज द इक्विवेलेंस पॉइंट एट pH 7। Given the following information, which indicator is most suitable in detecting the end point? अब देखो, वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में ज्यादातर इंडिकेटर काम कर जाते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो सबके आपको इंडिकेटर दे रखे हैं, ये के वैल्यू दे रखी है, तो सबकी रेंज ऑफ इंडिकेटर लिख पाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पहले हम इंडिकेटर्स की रेंज लिखते हैं। पहला इंडिकेटर है हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो उसका पीके देखो 10⁻⁷ ऑर्डर का है, तो हम पीके इंडिकेटर 7 मान लें लगभग लगभग। तो उसका मतलब रेंज ऑफ इंडिकेटर इसकी 6 से 8 के बीच में आएगी। ठीक है, दूसरा केस अगर चेक करेंगे क्रिसॉल रेड, तो क्रिसॉल रेड के लिए पीके इंडिकेटर लगभग लगभग 9 मान लो तुम, तो उसकी रेंज ऑफ इंडिकेटर 8 से 10 हो जाएगी। तीसरा इंडिकेटर अगर हम लोग ले रहे हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू के लिए अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर 10⁻⁴ अज्यूम कर ले, 1.58 छोड़ दो, अदरवाइज कैलकुलेशन पड़ जाएगी अननेसेसरी, उतनी एक्यूरेट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसका पीके इंडिकेटर 4 आ जाएगा, तो रेंज की लगभग लगभग 3 से 5 आ जाएगी। और लास्ट केस का चेक करेंगे पैराजाइलॉल ब्लू, उसकी रेंज ऑफ इंडिकेटर 10⁻² है, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए 1 से 3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? Yes, तो sir. पूछा है गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हिच इंडिकेटर इज मोस्ट सूटेबल और डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो बेस्ट कंडीशन कब होगी? जब सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक जैसे ही चेंज हो वैसे ही कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ तो कलर चेंज तब आएगा जब सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इसमें तो कलर चेंज ही नहीं आ पाएगी। एसिड से बेस होने से पहले ही कलर चेंज कर देगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, एसिड से बेस होने से पहले ही कलर चेंज कर देगा। तो परफेक्ट चेंज इन कलर किसमें नोटिस में आएगा? जिसमें 6 to 8 वाली रेंज है। देखिए, पहले कलर अलग होगा और 8 के बाद कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप pH 8 पे पहुंचोगे आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट किसमें आने वाला है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू के अंदर। तो इसका आंसर ए बात कर देंगे। क्रिसॉल रेड क्यों नहीं? कर तो सब सकते हैं, मैंने अगर ऐसे देखा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के सब इंडिकेटर सूटेबल है, एक्सेप्ट लास्ट वाला बस जाइबुटॉल ब्लू थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी सब काम कर जाएंगे। लेकिन उसने बोला बेस्ट सूटेबल। बेस्ट सूटेबल मतलब जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ वैसे ही कलर चेंज पता चल जाएगा। तो सबसे आइडियल स्टेट कौन सी है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। जैसे ही 7 pH इसका न्यूट्रल होगा और जैसे ही pH 8 होगा कलर चेंज पता चल जाएगा। जबकि क्रिसॉल रेड कलर चेंज कब बताएगा? जब pH 10 तक पहुंच जाएगा। तो थोड़ी एरर ज्यादा होगी क्रिसॉल रेड के केस में। समझ गए?
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो लिखा है द वॉल्यूम ऑफ CO2 which can be dissolved per liter of water at a partial pressure of 1 atmosphere and concentration of 0.0752 m। तो हमारे पास 1 लीटर वाटर है अगर, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आपको दे रखा है 0.0752 m, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिजॉल्व पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिजॉल्व कितना हो जाएगा 0.0752, और गैस के लिए आपको प्रेशर पता है और मोल पता चल गया, तो सीधे PV इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे। स्टेट आप क्या करो, सीधे सीधे PV इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर दो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंसेंट्रेशन दे रखी है और टेम्परेचर देखो ऊपर दिया ही होगा, पैराग्राफ से देख लो टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन पे लिखना है। 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो इतने मोल का वॉल्यूम निकाल लो। एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। तो 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ 0.052 मोल निकालना है। 0.0752 मोल्स के लिए निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.4 इंटू 0.0752 लीटर्स ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1.7 लीटर आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है द अल्कालिनिटी ऑफ नेचुरल वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब ये देखो एक नया टर्म है, तो देखो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें एक नया टर्म पहले डिफाइन करते हैं एडवांस के पेपर में, और फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है द टर्म अल्कलिनिटी इज रिफर्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू वाटर एज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन। मतलब कोई भी वाटर सैंपल कितना H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलिनिटी। In an important decisive factor used in the natural water treatment plant. Generally, the basic species responsible for alkalinity in the water are bicarbonate ion, carbonate ion, and OH-. The pH value below 7, H+ ion in water detects significantly from the alkalinity. तो उसने पूछा हुआ है नेचुरल वाटर की अल्कलिनिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको देखना है कि नेचुरल वाटर जो है वो कितना H+ एक्सेप्ट करेगा। ये समझ गया। पहले तो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग से पकड़ी जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो अल्कलिनिटी है किसी भी वाटर सैंपल के लिए वो है कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H+। मतलब वो कितना H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग यहाँ पे अल्कलिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखो सैंपल में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, OH- है और कुछ H+ पहले से। तो देखो वाटर अगर डिसोशिएट हो रहा है तो इसमें H+ और OH- है, तो उसका कुछ इनिशियल H+ है। तो आप देखो अगर हम इसकी एल्कलिनिटी रिपोर्ट करेंगे तो वाटर में जितना भी बाइकार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन है उतना H+ ही एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली। जितना कार्बोनेट आयन है उसका डबल H+ एक्सेप्ट होगा, जितना OH- है उतना ही H+ एक्सेप्ट होगा, और जितना H+ इनिशियली प्रेजेंट है वो उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी इसके साथ क्लब्ड है। ये आपकी एल्कलिनिटी होगी। समझ आया कैसे, जैसे बाइकार्बोनेट आयन में आप H+ है कार्बोनेट आयन। तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। जब कार्बोनेट आयन है तो ये 2 H+ आयन एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन जितनी है H+ उसका डबल एक्सेप्ट करेगा ये, इसलिए 2 टाइम्स लिखा है। OH- होगा तो ये सीधे सीधे एक H+ एक्सेप्ट करेगा, और जितना H+ पहले से प्रेजेंट है वो हमें चाहिए नहीं, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, जितनी बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन है, जितनी कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन है, जितनी OH- कंसंट्रेशन है, उसमें से जितना इनिशियल H+ है वो सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको एल्कलिनिटी पता चल जाएगी। ठीक है। जब भी कभी नया सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि वो सवाल टफ नहीं हो सकता। तो अल्टरनेटिव समझ गए ना कि कितना वाटर को H+ देना पड़ेगा। बाइकार्बोनेट एक H+ एक्सेप्ट करेगा, कार्बोनेट 2 H+ एक्सेप्ट करेगा, OH- एक H+ एक्सेप्ट करेगा, और जितना H+ पहले से प्रेजेंट है वो सबट्रैक्ट कर देना है, तो आपकी अल्टरनेटिव आ जाएगी। तो उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 35 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यस। देखो
35 में लिखा है alkalinity of groundwater sample having temporary hardness can be best measured through the titration against standard acid using pyroxene indicator. अब उसका थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बस आपको कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की वो बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है, सॉरी नॉट pyroxene, इट्स मिथाइल ऑरेंज। आपको ध्यान से देखना है, उसने बोला टेम्परेरी हार्डनेस है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो किसी भी सैंपल में जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब जब बाइकार्बोनेट आयन को हमें टाइट्रेट करना है तो बाइकार्बोनेट आयन में अगर आप एसिड ऐड करोगे तो ये H2CO3 में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि Na2CO3 का सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट चाहिए हमको। ये आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया एक तरीके से। अगर हम Na2CO3 का टाइट्रेशन कर रहे होते हैं HCl के साथ तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर H2CO3 बनता है। ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, और सेकेंड इक्विवेलेंस यस पॉइंट सर, डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं? मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर चाहिए होगा मिथाइल ऑरेंज। अभी इसी का फर्स्ट स्टेप चेक करना होता तो फिर ऑक्टेन यूज करते, तो इसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है आपने। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। ये बफर सॉल्यूशन के साथ होता है। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा। बाइकार्बोनेट आयन आपका एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा। और वाटर जो है इसके बाद अब थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब लैंग्वेज देख के लिखना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ सबसे पहले। तो 40th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का थोड़ा अमाउंट ऐड करने से चेंज नहीं होता है, तो उसका मतलब इसका ए का आंसर तो आर हो गया। अब देखो बाइकार्बोनेट आयन देखेंगे तो उसके दो तीन फीचर है एक साथ समझना है। ये आयनाइज होकर H प्लस और कार्बोनेट आयन बना सकता है तो एसिड है। इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होकर H2CO3 और OH माइनस बना सकता है, तो ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। और अगर ध्यान से देखो तो कार्बोनिक एसिड के H प्लस निकालने के बाद ये बन रहा है, तो कार्बोनिक एसिड से अगर H प्लस निकालने के बाद बनाएंगे तो उसको आप कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। तो बाइकार्बोनेट आपका कॉन्जुगेट बेस भी है, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है, एसिड और बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, समझ गए। और अगर ध्यान से देखो तो ये एम्फोटेरिक सॉल्ट बनेगा। अगर इसका सॉल्ट देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो एम्फोटेरिक सॉल्ट, तो उसका पीएच का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, pKa1 प्लस pKa2/2। इसका मतलब इसका पीएच भी जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, ये बफर सॉल्यूशन की तरह भी काम कर जाएगा। तो इसका मतलब बी का आंसर PQRS चारों लिख सकते हैं। इसके बाद सी में और वाटर के केस में, तो वाटर का भी फंक्शन देखो न्यूट्रल सब्सटेंस है तो एसिड और बेस दोनों तरीके से काम करेगा। अगर इसमें इससे स्ट्रॉन्गर बेस ऐड करोगे तो H प्लस निकल जाएगा, एसिड लोगे तो H प्लस दे देंगे। तो इसका भी दोनों फीचर है, कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। दूसरा ही लुइस बेस तो होता ही है तो बेस की तरह भी काम कर सकता है। बफर सॉल्यूशन इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन तो है ही नहीं, सॉल्वेंट है केवल। और तो कॉन्जुगेट इसको 40 में कॉन्जुगेट पी बेस। और एस दे रखा है। हाँ, तो 40 का अंदर पी और एस दे रखा है। बी पार्ट। बी पार्ट। मतलब क्यू तो हो ही जाएगा वो तो गलती। अब देखो ये चीज वाटर के लिए चेक करेंगे तो वाटर देखो आपका H प्लस और OH माइनस दोनों आयन प्रोड्यूस करता है, उसको आप एसिड या बेस दोनों मान सकते हैं। H प्लस देगा तो एसिड मान लो, OH माइनस दे रहा है तो बेस मान लो। बाकी वाटर अपना लुइस बेस तो होता ही है क्योंकि लोड पे डोनेट कर सकता है। और अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो H3O प्लस से अगर एक H प्लस निकाल लो तो वाटर प्लस H प्लस बन जाएगा। तो अगर आप इसको एसिड बोलेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो मतलब किसी का तो कॉन्जुगेट बेस भी है।
एंड सिमिलरली O2 माइनस चेक करेंगे, तो इसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, सी के लिए आंसर हो गया हमारे पास P, Q एंड S। डी के लिए आंसर मार्क करेंगे तो ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन मतलब अगर हम OH माइनस आयन लेंगे और उसमें से एक H प्लस निकाल दें तो इसको एसिड और इसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो ये एक्ट एज अ बेस हो गया और कॉन्जुगेट बेस भी हो गया। तो डी का आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं Q एंड S। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस चेक करना है। तो प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड एसिड लिखेंगे अगर हम इसको, तो इसमें प्रोटॉन डोनर केवल बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 माइनस। और अगर ब्रॉन्स्टेड बेस चेक करेंगे तो ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो बाइकार्बोनेट आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, OH माइनस भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है और Cl माइनस भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये तीनों ब्रॉन्स्टेड बेस हो गए। इसके बाद लुईस एसिड लिखेंगे। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो Al3 प्लस होगा केवल। और लुईस बेस लिखेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो लुईस बेस में लोन पेयर डोनर केवल हमारे पास OH माइनस और Cl माइनस है। OH माइनस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और Cl माइनस में कार्बन के पास लोन पेयर है। तो ये लुईस बेस होगा। आंसर मैच करा दो। तो ए का आंसर मैच हो जाएगा P से, बी का आंसर मैच हो जाएगा QRS से, सी का आंसर मैच होगा R से और डी का आंसर मैच हो जाएगा QNS से। ठीक है, Cn minus ए का आंसर P हो complete गया, answer बी का D आंसर, option missing. और बी का आंसर अपना बी में एस मिसिंग था सर। Q एंड S। ठीक है, सी R हो गया और डी का आंसर Q एंड S। Missing है D वाला. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखो पूछा है सॉल्ट कैरिंग आयनाइजेबल H प्लस, सॉल्ट कैरिंग आयनाइजेबल OH माइनस, salt in which 1 mole will require 2 moles of HCl for neutralization, salt which will form buffer in the water। तो देखो आपको एक एक करके पहले डील करना है। सबसे पहले Na2HPO3 है। तो इस सवाल को डील करने से पहले पहले आपको थोड़ा एसिड का आइडिया दूं तब आपको समझ आएगा। H3PO2 जो है, H3PO3 और H3PO4, ये चार एसिड, तीन एसिड आपने रेडॉक्स के टाइम पढ़े होंगे। इनकी बेसिसिटी पहले तुम्हें पता होनी चाहिए, याद है? यस सर, पहले वाले की 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3। अगर इनकी बेसिसिटी चेक करेंगे तो इसकी बेसिसिटी 1, इसकी 2 और इसकी 3 है। ठीक है, तो अगर H3PO3 के दोनों H प्लस निकाल देंगे तो Na2HPO3 बन जाएगा। तो उसका मतलब अब कोई भी आयनाइजेबल H प्लस इसके पास नहीं होगा। तो उसका मतलब नो आयनाइजेबल H। ये समझ गए पहले आप? यस सर। अच्छा, इसकी बेसिसिटी 1 है तो इसका सॉल्ट अगर NaH2PO2 बन गया तो इसके पास भी नो आयनाइजेबल H। और H3PO4 के तीनों आयनाइजेबल H होते हैं। तो आप जरा स्टेप बाय स्टेप चेक करना शुरू करो। सबसे पहले वाले केस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो Na2HPO3 अगर हम लेंगे तो उसके पास आयनाइजेबल H नहीं है, आयोनाइजेबल OH भी नहीं है। Salt in which 1 mole will require 2 moles of HCl for the neutralization, तो उसकी बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब ये 2H प्लस कंज्यूम कर जाएगा। तो अगर Na2HPO3 की रिएक्शन 2 moles of HCl से कराएंगे तो ये Na हट जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 2NaCl और H3PO3। तो उसका मतलब ये आंसर मैच करेगा। एंड सॉल्ट विच फॉर्म्स बफर इन वाटर, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट तो है नहीं तो बफर बन नहीं सकता। तो उसका मतलब जो हमारा पी वाला ऑप्शन है वो केवल सी से मैच करेगा। तो आंसर अभी हम साइड में लिखते चलते हैं, बाद में फिर एक साथ मैच करा देंगे। सी में आपका पी मैच करेगा केवल। अच्छा, अब दूसरा वाला केस देखो, NaH2PO3। NaH2PO3 के पास एक H प्लस रिप्लेसेबल है। ठीक है, एक H प्लस रिप्लेसेबल है तो ए के आंसर में Q आ जाएगा। OH माइनस रिप्लेसेबल नहीं है। एक अगर NaH2PO3 है तो ये 1 मोल HCl से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल रिक्वायर्ड नहीं होगा, इट विल फॉर्म NaCl एंड H3PO3।
तो इसका मतलब सी से क्यू मैच नहीं करेगा। सॉल्ट विच फॉर्म्स बफर इन द वाटर, ये पॉसिबल है क्योंकि H2PO3 माइनस जो है ये आपका एम्फोटेरिक सॉल्ट हो गया। कैसे एम्फोटेरिक सॉल्ट हो गया? अगर हम H3PO3 लेंगे फिर आयोनाइज होके H प्लस और H2PO3 माइनस बनाएगा। H2PO3 माइनस की हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपका H3PO3 और इसका एक और स्टेप डिसोसिएशन कराएंगे। अगर हम H2PO3 माइनस का, तो ये आयनाइज होके H प्लस और HPO3 2 माइनस बना लेंगे। तो H2PO3 माइनस एम्फोटेरिक सॉल्ट हुआ। यहाँ से देखो ये H प्लस दे रहा है और यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। अभी प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों हुआ, तो इसका मतलब ये बफर सोल्यूशन इन वाटर बना सकता है। तो इसको भी हमें आंसर में लेना पड़ेगा, तो डी वाले आंसर में क्यू मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में देखो दे रखा है Na2HPO4। तो Na2HPO4 किसका हो गया? फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट हो गया। तो Na2HPO4 की केस में ये एक H प्लस आयन दे सकता है अभी, तो Na2PO4 माइनस प्लस H प्लस फॉर्म कर सकता है अभी, यानी एक आयनाइजेबल H प्लस है इसके पास। तो ए के आंसर में आर लिखेंगे। फिर उसने बोला हुआ है कैरीज आयनाइजेबल, ये तो नहीं होगा। सॉल्ट विच 1 मोल रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl, ये सही है। अगर इसमें 2 मोल HCl ऐड करेंगे तो ये H3PO4 बन जाएगा। प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl गिव्स यू NaCl2 यूनिट्स और H3PO4। उसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो सी के केस में भी आर लिख लेंगे। एंड सॉल्ट विच फॉर्म्स बफर इन वाटर, तो ध्यान से देखो तो Na2HPO4 बफर सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि एम्फोटेरिक सॉल्ट है। pKa1 प्लस pKa2/2 बन जाएगा। तो डी के आंसर में भी आर लिखेंगे। इसके बाद CaOHCl लिखा हुआ है। अब इसमें देखो जो बफर वाले केस हैं, मैंने जिसमें बोला ना कि जो एम्फोटेरिक सॉल्ट है उसको मैं बफर लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वाटर ऐड करने से उसके पीएच में चेंज नहीं आएगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालने से पीएच में चेंज आ जाएगा। मतलब उसमें पार्शियल फीचर है बफर वाले, तो इसमें दोनों चीज़ों को लिबर्टी दी जाती है। अगर आप उसको बफर मान रहे हैं तो भी सही है, नहीं मान रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बफर वाले केस से वो आंसर हटा भी सकते हो। इसके बाद CaOH वोल्ट वाइज CaOHCl देखेंगे तो इसके पास एक आयनाइजेबल OH माइनस है, तो उसका मतलब एस का आंसर बी में लिख देंगे। ठीक है। और CaOHCl में अगर हम HCl ऐड करेंगे तो ये सिर्फ एक OH माइनस एक्सेप्ट कर पाएगा। तो अगर हमारे पास CaOHCl है और इसकी रिएक्शन HCl से करा देंगे तो ये CaCl2 वाटर बनाएगा, तो एक मोल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको नहीं कंसीडर करना है। ठीक है। अब जो CaOHCl है मतलब बेसिकली, तो उसको बफर की तरह भी नहीं ट्रीट करेंगे। लास्ट में Na2B4O7, ये आपको याद होगा मैंने बताया था बोरेक्स सोल्यूशन है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। वाटर ऐड यस करते सर। हैं इसमें, तो आपको बताया था इसमें दो केस बनते हैं H3BO3 और इसका सॉल्ट बनता है NaBOH4 वीक एसिड, और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बन रहा है, तो ये बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन मतलब इसमें आपको टी भी लिख देना है। और अगर आप इस पर देखेंगे तो ये 2 मोल HCl कंज्यूम कर जाएगा क्योंकि 2H3BO3 और 2 NaHBOH4 बन रहा है। तो उससे अगर 2 मोल HCl ऐड करेंगे तो ये फाइनली H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स। इसका मतलब ये 2 HCl भी कंज्यूम कर सकता है, तो 2 HCl वाले ऑप्शन में भी हमें टी लिखना पड़ जाएगा। ठीक है। अब इसके पास आयनाइजेबल H प्लस और आयनाइजेबल OH माइनस नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा AQRBSCPRT एंड DQRT। तो एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम के। तो एक्सरसाइज 3 में सबसे पहला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इट्स गिवन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन वाटर व्हिच विल हैव द लोएस्ट पीएच वैल्यू। लोएस्ट पीएच वैल्यू मतलब जो सॉल्यूशन इसमें एसिडिक हो जाएगा। लोएस्ट पीएच वैल्यू मतलब जो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अब देखो स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो ये सब तो हमारे लिए ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे। केवल MgCl2 और BeCl2 के केस में सॉलिबिलिटी इफेक्टिव होगी। तो BeCl2 आप जानते हो उसमें थोड़ा सा डायगोनल रिलेशनशिप या बेटर टू से कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है, तो उसके केस में इसका सीधे सीधे आयनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा, तो BeCl2 का लोएस्ट पीएच हो जाएगा। ठीक है।
या आपने 10th क्लास में थोड़ा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो BeCl2 के अंदर पीएच जो है वो लोएस्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15 is given a mixture of 100 millimole of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in water, and the volume was made up to 100 ml. The mass of calcium sulfate formed and the concentration of OH minus in the resulting solution respectively are। अपने पास मोलर मास दे रखे हैं सब्सटेंसेस के और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP दे रखा है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके डिसॉल्व होने से ये कैल्शियम 2 प्लस और 2 OH माइनस फॉर्म होगा, राइट। उसके बाद उसमें बोला हुआ है कि इसमें 2 ग्राम सोडियम सल्फेट हमने ऐड किया है। तो अगर 2 ग्राम कैल्शियम सल्फेट सोडियम सल्फेट ऐड किया है तो कैल्शियम 2 प्लस जो है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट कर जाएगा कैल्शियम सल्फेट को। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मिक्सचर ऑफ 100 मिलीमोल्स, तो 100 मिलीमोल्स तो इसके हमारे पास। तो मिक्सचर ऑफ 100 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो अगर सोडियम सल्फेट हमारे पास 2 ग्राम है तो उसके मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। इसका 2 ग्राम दे रखा है, सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 142। कितने मोल्स हो गए, मिली मोल्स निकालोगे तो 2000 बाई 142 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके मिली मोल सर्टेनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिली मोल से ज्यादा है। इसका मतलब पूरा का पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो चुका, मतलब खत्म हो चुका होगा। यस सर। तो लिमिटिंग इसका मतलब कैल्शियम ही हुआ हमारे लिए। इसके 2 बाई 142 मिली मोल्स हो गए और इसके मोल्स लिखेंगे तो 10 मिली मोल्स होता है, 0.01 मोल हो गया। ऐसे रिएक्शन होगी तो ये 0.01 मोल ही लिमिटिंग है, इसका 0.01 मोल फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से सल्फेट आयन जो लेफ्ट होगा वो हो जाएगा 2 बाई 142 माइनस 0.01 मिलीमोल, और OH माइनस जो फॉर्म होगा वो 20 मिलीमोल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल OH माइनस बनेगा तो ये 0.02 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, पहले सबके मोल सेट हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अगर हम मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट के मिलीमोल फॉर्म हुए 0.01, सॉरी मोल्स फॉर्म हुए 0.01, और कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास अपने को दे रखा है 136। ये मास हो गया 1.36 ग्राम। कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन में 100 मिलीमोल्स दिया है ना, शुरुआत से गलती की। इन द क्वेश्चन स्टार्टिंग इट इज 100 मिलीमोल्स। 100 मिलीमोल्स मतलब ये 0.1 मोल हो गया। तो अगर ये 0.1 मोल हो गया तो इसका 0.1 मोल और इसका 0.2 मोल फॉर्म होगा, तब तो गड़बड़ हो गया, फिर लिमिटिंग बदल जाएगा। अब जरा 2 बाई 142 की लमसम वैल्यू बताओ, 0.1 से तो कम ही आ जाएगी। ये 2 बाई 142 है तो यही लिमिटिंग हो जाएगा आपकी बात। तो अब यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया सवाल, फिर से करना पड़ेगा। तो 0.1 मोल कैल्शियम है और 2 बाई 142 मोल सल्फेट आयन है, तो लिमिटिंग सल्फेट ही आयन हुआ। तो इसके मोल्स बचेंगे 0.1 माइनस 2 बाई 142, और कैल्शियम सल्फेट बनेगा 2 बाई 142 मोल। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 बाई 142 मोल, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 136। इसको सॉल्व करिए सबसे पहले, तो आपका अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट आएगा। तो आप देखो इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस फॉर्म अगर चेक करना है तो जितना कैल्शियम एक्चुअली में कंज्यूम हुआ है उसका डबल OH माइनस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब पूरा 0.01 मोल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम लिमिटिंग नहीं आया। तो उसका मतलब जितना कैल्शियम आगे यूज करना था रिएक्शन में उतना ही कंज्यूम हुआ होगा। तो 2 बाय यहाँ पे कुछ भी x बना होगा, हम उसका मान लेते हैं जितना भी है,
तो जितना भी कैल्शियम फॉर्म हुआ है, कैल्शियम लिमिटिंग नहीं था, हमने मान लिया अगर कैल्शियम पूरा लिमिटिंग आ जाता तो हम उसे पूरा कंज्यूम करा देते, बट कैल्शियम लिमिटिंग नहीं आया। तो 2/142 मोल्स ऑफ सल्फेट कंज्यूम हुआ, तो 2/140 मोल्स ऑफ कैल्शियम कंज्यूम हुआ होगा। वो कैल्शियम कंज्यूम हुआ तो उसका डबल OH माइनस प्रोड्यूस होगा, तो इतने मोल 2 इंटू 2/142 मोल्स ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस होगा लगभग लगभग। तो ये वैल्यू लिखेंगे OH माइनस आ जाएगा, तो ये 4/142 आ जाएगा। और ये 100 ml सोल्यूशन में तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो 4/142 इंटू 1000/100 तो 0.28 मोल्स पर लीटर ये अपना आंसर होगा। केएसपी की सर यूज ही नहीं हुआ। केएसपी का कोई यूज ही नहीं है। केएसपी का यूज होता अगर ये सॉलिबिलिटी बहुत कम होती, तो अभी चेक करते हैं कि इतना OH कॉमन आयन इफेक्ट के केस में सॉलिबिलिटी का सवाल हो गया एक तरीके से। मतलब यहाँ पे OH माइनस आयन ऑलरेडी इतना आ चुका है। सर आपकी वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही। मैंने कहा कि ऑलरेडी OH माइनस 4/142 तो बन चुका है। अब उसके बाद अगर सॉलिबिलिटी चेक करेंगे तो वो थोड़ी बहुत और ज्यादा आएगी, बट वो अप्रोक्सीमेट में तो यही आंसर आएगा। मतलब अभी यही पूछा जाता कितना कैल्शियम 2+ और है, तो ये ट्रिकी सवाल हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम 2+ कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन KSP के बराबर कर देते। अगर आप इसी सवाल को आगे सर सॉल्व तो फिर एंड पॉइंट पे वो मिल जाती ना कैल्शियम की। कैल्शियम 2+ कंसेंट्रेशन अगर निकालनी थी तो ये 5.5 इंटू 10⁻⁶ बाय 0.28 करते। तो एक्चुअल OH माइनस जितना है उसमें इतनी वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी एक्चुअली, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो लिखने से पहले आपको देख के ही समझ में आना चाहिए। अगर कैल्शियम 2+ चाहिए होता तो हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यूज करना पड़ता, अदरवाइज देयर इज नो नीड। इसको सॉल्व करते हुए 1.96 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर आता। एक्चुअल OH माइनस जितना मैंने लिखा उतना प्लस दिस वैल्यू और होती, बट इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं। अभी समझ आया? फिर से समझो, बताता हूँ। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होकर कैल्शियम 2+ OH माइनस बना रहे, फिर कैल्शियम 2+ अगले इक्वेशन में कंज्यूम करने लगे। जितना कैल्शियम कंज्यूम हो जाएगा उसका डबल OH माइनस बन जाएगा। ये सब्सटेंस लिमिटिंग था तो इतने ही मोल कैल्शियम 2+ यूज हुआ, तो उसका डबल OH माइनस फॉर्म हुआ। फिर इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश में कैल्शियम 2+ इंटू OH माइनस स्क्वायर लिखेंगे, तो वो वैल्यू हमारे लिए कैल्शियम 2+ कंसेंट्रेशन आ जाएगी। इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है आपकी लगभग लगभग इतनी कॉन्सेंट्रेशन और ऐड करनी चाहिए थी इस OH माइनस में, बट आपको पता है ये वैल्यू लिखने से पहले तो जो हमने पुराना आंसर निकाला है वही फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो KSP का एक्चुअली में कोई यूज नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है फॉर द इक्विलिब्रियम H2O gives SiO++ OH minus the value of delta G naught at 298 Kelvin is approximately। तो पहले आप इस इक्विलिब्रियम को देखो तो ये क्या है, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन लिखा है। वाटर रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग SiO++ OH minus, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है Kw के बराबर होगा 10⁻⁻14। अब उसका डेल्टा G नॉट लिखेंगे तो दिस इज वैल्यू आपकी वॉइस चली जाती है। 203 RT log of K equilibrium which is Kw। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। तो सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू 14/1000 कर दो, कितने किलो जूल अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके वेरीफाई करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 किलो जूल पर मोल के आसपास आंसर आ जाएगा, 79.84 समथिंग आएगा। तो नियर बाय में आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या करना है, उसने पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो पहले आपको पता चल गया कौन से टाइप का सोल्यूशन होगा ये। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेस हो गए। यस सर। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बेस होंगे सब, क्योंकि बेस जो होता है वो रेड टू ब्लू कन्वर्जन करता है। बेस कन्वर्ट्स द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू।
तो आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशंस बेसिक हैं। तो सबसे पहले देखो KCl किसका है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ, सॉरी उल्टा लिखिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। KOH और HCl का सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक होगा। K2SO4 चेक करेंगे तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद NH4 होल ट्वाइस C2O4 लिखेंगे, तो अब ये देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया। वीक एसिड लेकिन अब ये ट्रिकी सवाल है, इसको सबसे आखिरी में चेक करेंगे। इसके बाद NaCl लिखो तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। इसके बाद जिंक नाइट्रेट लिखेंगे, तो जिंक नाइट्रेट क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जिंक नाइट्रेट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। फिर ऐसे FeCl3 लिखो, FeCl3 हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, K2CH3 स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, फिर अमोनियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NiCl हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। पहले सब मार्क कर लो, तो आपको स्क्रीन सबके टाइप पता चल गया। लाइन से चेक करते हो, जिंक नाइट्रेट हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो एसिडिक हो गया। FeCl3 चेक करेंगे तो ये भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया, ये भी एसिडिक हो गया। K2CO3 चेक करेंगे तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ बेसिक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक हो गया। इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट वीक NO3, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये फिर से एसिडिक हो गया। और NiCN चेक करेंगे तो ये सॉल्ट ऑफ हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेसिक हो गया। आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन से बेसिक सॉल्यूशंस हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए पहले तीन बेसिक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें तो कोई हाँ कंफ्यूजन। सर। अब इसका जो मेन ट्रिक है वो है अमोनियम ऑक्सीडेट के साथ। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो अमोनियम एसीटेट होता है ये न्यूट्रल होता है। यस सर। तो मैंने अलग से सिखाया था CH3CONH4 जो है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। उसका एसिड होता है एसिटिक एसिड और बेस होता है NH4OH। बट अभी जो सॉल्ट दिया हुआ है अमोनियम ऑक्सीडेट, उसका एसिड है H2C2O4 और बेस है NH4OH। और इसका जो सॉल्ट होगा उसका पीएच का फॉर्मूला होगा 7 माइनस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। एसिटिक एसिड और NH4OH के Ka और Kb बराबर है, बट H2C2O4 जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड होता है। H2C2O4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब Ka ऑफ H2C2O4 जो है वो ग्रेटर देन Ka ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब pKa ऑफ H2C2O4 जो है वो pKa ऑफ एसिटिक एसिड से कम हो जाएगा, या इनडायरेक्टली pKa ऑफ H2C2O4 जो है वो pKb ऑफ NH4OH से कम हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड के Ka और NH4OH का Kb बराबर है। तो अगर Ka वैल्यू Kb से कम आएगी तो pH का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो अगर pKa वैल्यू कम है और pKb वैल्यू ज़्यादा है तो pH लेस देन 7 आएगा। देखिए ध्यान से, यस सर। तो ये भी एसिडिक पड़ेगा। तो देखो जैसे ही आपको पता चला कि अमोनियम ऑक्सीडेट एसिडिक है, पता चल गया ना कैसे, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड है, तो उसका Ka वैल्यू एसिटिक एसिड से ज़्यादा हो जाएगा तो pKa कम हो जाएगा। और pKa ऑफ H2C2O4 pKb ऑफ NH4OH से अगर कम हो गया तो फॉर्मूला होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो pKa कम है pKb ज़्यादा है तो pH लेस देन 7 हो गया। pH लेस देन 7 हो गया, इसका मतलब ये जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट था ये कैसा हो गया, एसिडिक। वीक एसिड वीक एसिडिक। बेस का फिर टेक्निकल केस होता है, क्योंकि इसको हमेशा वैल्यू से चेक करना पड़ता है, ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी आ सकता है। अब ये एसिडिक हो गया मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो बेसिक सोल्यूशन केवल कितने बचे, 3।
तो हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो लिखा हुआ है द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय अ वीक एसिड is 1/100 of the strong acid at 25 degree Celsius. The Ka of Ha, तो देखो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट है विच इज CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वाटर से तो इसमें H+ कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं बेसिकली, और इससे CH3COOH और C2H5OH बनेगा। ठीक है, तो इसमें जितना ज्यादा H+ कंसंट्रेशन होगा रेट उतना ही ज्यादा आता है। तो उसने बोला इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट जो है वो वीक एसिड के रिस्पेक्ट में इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय वीक एसिड इज 1/100 ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसका मतलब H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज 100 टाइम्स देन H+ फ्रॉम वीक एसिड। ये मतलब हुआ। वो तो मिथाइल एसीटेट है ना। बाकी जो मैंने इक्वेशन लिखी उसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख दिया है। अदरवाइज प्रोसेस ये है कि अगर हम एसिड यूज कर रहे हैं तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जो रेट है वो वीक एसिड के प्रेजेंस से 100 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के रिस्पेक्ट में H+ 100 टाइम्स ज़्यादा दे रहा है। अब H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप निकाल ही लोगे। H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम निकालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो 1 m कंसेंट्रेशन दे रखा है, तो H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना हो गया 1 m, तो उसका मतलब H+ फ्रॉम वीक एसिड कितना हो गया 1/100 m। H+ कंसेंट्रेशन पता चल गई। अब बस K निकालना है, तो K की वैल्यू कितनी होती है C∝² (1 - अल्फा)। अगर अल्फा को नेग्लिजिबल मान के पहले एक बार सॉल्व कर लो, अगर अल्फा नेग्लिजिबल लेंगे तो Ka की वैल्यू आ जाएगी C∝², और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये C∝ के इक्वल है। तो यहाँ से अगर कंसेंट्रेशन आपको देखो कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 10⁻⁻² आ जाएगी। तो Ka की वैल्यू अगर C∝² लिखेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। समझ आया। हाइड्रोलिसिस जो लिखी है मिथाइल एसिड वीक एसिड के रिस्पेक्ट में 1/100 इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय वीक एसिड इज 1/100 ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में 1/100 H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि एसिड तो H+ ही दे रहा है, उसी से रेट पे फर्क पड़ रहा है। तो अगर 1/100 H+ दे रहा है तो कंसंट्रेशन मार्क कर लो पहले फटाफट। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ 1 m आ रहा है तो वीक एसिड से H+ 1/100 m हो गया। उसको C∝ के इक्वल कर दो, C 1 m दिया हुआ है तो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻² आ गई, और K = C∝² (1 - अल्फा) होता है। अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 10⁻⁻² आ रही तो वो नेग्लिजिबल है, तो Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो गिवन है 100 ml 1 m HCl is mixed with 100 ml 1 m NaOH। इंसुलेटेड बीकर में इसको ऐसा हीट किया तो टेम्परेचर राइज हुआ 5.7 डिग्री। उसके बाद बीकर एंड इस कंटेंट के लिए पूरा जो प्रोसेस है उसका 5.7 डिग्री राइज हुआ। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कांस्टेंट है जो आपको 57 किलो जूल पर मोल दे रखा है। उसके बाद उसने क्या करा कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में 100 ml 2 m एसिटिक एसिड को 100 ml 1 m NaOH से न्यूट्रलाइज करवाया, और इस प्रोसेस से जो टेम्परेचर राइज हुआ वो 5.6 डिग्री हुआ। तो आपको बताना है कि कितना एसिटिक एसिड कंज्यूम हुआ। तो अब आप देखो पहले वाली रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो इट इज HCl + NaOH is NaCl + वाटर। तो इस प्रोसेस में ध्यान से नोटिस करो तो इसका हमारे पास 100 × 1 मतलब 10 मिलीमोल है, इसका भी 10 मिलीमोल है। ये दोनों कंज्यूम होने के बाद जो 10 मिलीमोल एसिड यूज हुआ या 10 मिलीमोल ऑफ एसिड कंज्यूम हुआ, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी होगी 57 किलो जूल पर मोल था। तो 57 किलो जूल रिलीज होता है 1 मोल की वजह से। अभी हमारे पास कितना है 10 मिलीमोल, तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी 57 × 10 × 10⁻⁻² किलो जूल। यानी कि अगर इसको वैल्यू वाइज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5700 जूल्स। ठीक है, क्लियर। दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो एसिटिक एसिड है
उसकी रिएक्शन NaOH से होगी, तो इससे बनेगा CH3CO Na एंड वाटर, CH3CO Na एंड वाटर। इस प्रोसेस में देखो इसके 20 मिलीमोल है, इसके 10 मिलीमोल है, तो न्यूट्रलाइज तो 10 मिलीमोल हुआ इसका और 10 मिलीमोल इसका। सॉरी, एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन तो 10 मिलीमोल का ही हुआ, तो 10 मिलीमोल्स ऑफ बेस न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा और इसके 10 मिलीमोल्स ऑफ एसिड बचे। तो इस प्रोसेस से जब हमने 5700 जूल एनर्जी कंज्यूम करी थी, तो उससे टेम्परेचर राइज हुआ 5.7 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर राइज सेम अमाउंट के लिए 5.6 डिग्री करना है, तो उसका मतलब यहाँ से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज 5600 जूल होगी। यहाँ से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज यूनिटरी मेथड से समझ लें वैसा, जब 5.7 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो उसके लिए 5700 जूल एनर्जी चाहिए थी, तो 5.6 डिग्री राइज करने के लिए 5600 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इतना समझ गया पहले, 5600 जूल एनर्जी नीडेड है। तो जो कम एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी जूल एनर्जी रिलीज हुई, 100 जूल। तो 100 जूल एनर्जी जो कम रिलीज हुई वो किसमें कंज्यूम हो गई, एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में। तो 100 जूल एनर्जी is used for dissociation of 10 millimoles of acetic acid। और आपको पता है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है, तो एक मोल के लिए कितना लगेगा। तो फॉर 1 मोल acetic acid, amount of energy required for dissociation, amount of energy required for dissociation will be equal to 100 जूल था 10 मिलीमोल के लिए, so 100 divided by 10 into 10 to the power minus 2 joules per mole, which is same as 1000 joules per mole या simply 1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया 1 किलोजूल पर मोल, यानी इसका आंसर जो है वो हो गया 1। ठीक है, अगले पार्ट में पूछा था पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2। तो देखो अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एसिटिक एसिड जो है वो NaOH से न्यूट्रलाइज होने के बाद सॉल्ट एंड एसिड बच रहा है, नहीं बफर सॉल्यूशन बच रहा है। तो अगर हम 31st क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखो एसिटिक एसिड जो है वो NaOH से रिएक्ट करने के बाद CH3COONA और वाटर बना रहा है। इसके 20 मिलीमोल थे, इसके 10 मिलीमोल थे, ये 0 हो गया, ये 10, ये 10, ये दोनों का मिक्सचर मिला के बफर सॉल्यूशन हो गया। और ये बफर सॉल्यूशन भी कैसा बना हुआ है, एसिडिक बफर। तो उसके पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONA बाय CH3COH, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो उसका मतलब pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। और pKa वैल्यू देखिए इसकी दी रहती होगी, Ka दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁵, तो वैल्यू आ जाएगी -9 लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵। तो यहाँ से pH लिखेंगे तो 5 - log 2 which is 4.7। 4.7 इसका मतलब उसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। क्लियर, so this completes your complete discussion. Okay, thank you.